आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भाजपा की नीतियों पर लगाया प्रश्न चिन्ह। कहा, अपनी रोजी रोटी के साथ ही लड़ेंगे सांप्रदायिकता से। और कांग्रेस का महाअधिवेशन चल रहा था, उसके समानांतर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, दलितों, आवासहीनों, महिलाओं और विभिन्न दान तबकों के बीच काम कर रहे 25 से ज्यादा जन संगठनों ने मिलकर 25 से 26 फरवरी को पुराना रायपुर में प्रदेश की आम जनता के सामने उपस्थिति, चुनौतियों और सवालों पर जन अधिवेशन आयोजित किया, जिसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 2 दिनों में 6 सत्रों में विभाजित इस अधिवेशन को नंदिनी सुंदर ज्या द्रेज, प्रांजीय गुहा ठाकुरता और राम पुनियानी जैसे पत्रकारों और लेखकों ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में इन संगठनों से जुड़े 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज की, जिन्होंने कांग्रेस भाजपा की जन विरोधी नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और अपनी रोजी रोटी बचाने की लड़ाई के साथ ही सांप्रदायिकता से भी लड़ने की स्पष्ट घोषणा की। आगे की खबर ब्रेक के बाद। कानपुर के महान विद्वान आचार्य विनोद दीक्षित से पूजन पाठ, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र अनुष्ठान के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9935162006। दूसरा नंबर है 7785846525। खबर लगातार जारी है। अधिवेशन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने किया। वे आजकल बस्तर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ आदिवासियों के चल रहे संघर्षों में शिद्दत से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उदारीकरण के दौर में सबसे बड़ा खतरा आदिवासियों की जमीन के लिए है और इसे हड़पने के लिए सरकार अपने बनाए कानूनों का ही पालन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटों के लिए 1 माह में कानून बन जाते हैं, लेकिन 1995 से 96 में बने पैसा कानून के लिए छत्तीसगढ़ में नियम 25-26 साल बाद बनाए गए और इन नियमों के जरिए गांव समाज के अधिकारों और कानून की आत्मा को भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संपदा की लूट के खिलाफ बस्तर में आज 16 जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। सरकार प्रायोजित जनसंहार हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को 4 साल के राज में बस्तर जाने की फुर्सत नहीं मिली। बस्तर में आदिवासियों और पुलिस के बीच अंतर्विरोधी है। सारा प्रशासन पुलिस के दम पर चल रहा है, जो विकास के बजाय आदिवासियों के विनाश पर तुली हुई है। इस जन अधिवेशन को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल जनवादी संगठन ही है जो आज आदिवासियों की आवाज को उठा रहे हैं। अधिवेशन के उद्घाटन के बाद छत्तीसगढ़ में जंगल जमीन पर अधिकारों की मान्यता और पैसा अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति, अध्यक्षता रामेश भाई, एकता परिषद, कृषि का संकट और भूमि पर अधिकार का संघर्ष, अध्यक्षता संजय पराते, छत्तीसगढ़ किसान सभा, छत्तीसगढ़ में संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला, मानवाधिकारों का हनन, सैन्यीकरण और मीडिया की स्वतंत्रता, अध्यक्षता नंदिनी सुंदर, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों की लूट और जनपक्षीय कानूनों की अवहेलना, अध्यक्षता प्रांजीय गुहा ठाकुरता, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अध्यक्षता राम पुनियानी तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा का अधिकार बनाम निजीकरण, मजदूर, दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मचारी के साथ किए गए वादे और उनके हालात, अध्यक्षता जहां देश अर्थशास्त्री आदि विषयों पर सत्र संपन्न हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, सर्व आदिवासी समाज, एकता परिषद, राजनांदगांव जिला किसान संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मजदूर कार्यकर्ता समिति, जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन, छत्तीसगढ़ वनाधिकार मंच, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, माटी, अखिल भारतीय किसान सभा, जन मुक्ति मोर्चा, गुरु घासीदार सेवादार संघ, भारत जन आंदोलन, छत्तीसगढ़ किसान सभा, बस्तर जन संघर्ष समिति, नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति,
किसान संघर्ष समिति, दलित आदिवासी मंच, आदिवासी जन वन अधिकार मंच, नगरीय कामगार निकाय सफाई कामगार यूनियन, मेहनतकश आवास अधिकार संघ, जसपुर जिला संघर्ष समिति, आदिवासी विकास परिषद, जसपुर विकास समिति, रिछारिया कैंपेन, सीता नदी उदिति संघर्ष समिति, कोया भूमिकाल क्रांति सेना, मितानिन रसोइया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ आदि संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। इन सत्रों को संबोधित करने के क्रम में प्रांजीय गुहा ठाकुरता ने एक लघु उद्योगपति से विश्व के नंबर 2 धनी व्यक्ति बनाने में मोदी के योगदान की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट से साफ है कि ये धन दौलत किस तरह जालसाजी के जरिए इकट्ठा की गई है और इस रिपोर्ट में अडानी के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी। नंदी सुंदर ने बस्तर में 1910 के भूमिकाल आंदोलन को जड़ में जल जंगल जमीन के सवाल को प्रमुख बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का कानूनी ढांचा गैर लोकतांत्रिक है, जो आदिवासियों को अपने अधिकारों की लड़ाई में कोई मदद नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिस तरह आदिवासी हिंदुत्व की परियोजना का शिकार हो रहे हैं, उससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। राम पुनियानी ने अपने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि पुराने जमाने में सामंती राजाओं के बीच की लड़ाई धर्म के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और धन के लिए की गई थी। आजादी के बाद हमारे देश में पुराने सामंती वर्गों को खत्म नहीं किया, जिसके कारण पूंजीवाद पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। सांप्रदायिक राजनीति इसी की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पनपे मूल्य खतरे में पड़ गए और इस संघर्ष में यदि सांप्रदायिकता राजनीति विजयी होती है तो एक राष्ट्र के रूप में हमारा भौतिक आधार भी खत्म हो जाएगा और देश की एकता अखंडता ही खतरे में पड़ जाएगी। श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जहां भी धर्म के नाम पर राजनीति होती है, वहां आर्थिक विकास रुक जाता है और भारत भी इसका अपवाद नहीं होगा। जहां द्रेज ने रेखांकित किया है कि पूंजीवाद में लोकतंत्र भी मुनाफे के लिए होता है। आज ऐसी कंपनियां पैदा हो गई हैं जो किसी भी देश में चुनाव को प्रभावित करने का ठेका लेती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने से ब्राह्मणवादी परियोजना है और आरएसएस भाजपा मनोवाद पर आधारित स्वर्ण वर्चस्व वाले जातिवाद समाज को गढ़ने की कोशिश कर रही है। समानता के लिए संघर्ष पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित किए बिना राजनीतिक लोकतंत्र को बचाए रखना मुश्किल होगा। उक्त सत्रों में चर्चा करते हुए किसान सभा नेता संजय पराते ने कृषि की बढ़ती लागत, लाभकारी समर्थन मूल्य के अभाव में गिरती आय और इसके कारण ऋणग्रस्तता से चलते किसानों और खेत मजदूरों की बढ़ती आत्महत्या के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर साल 1 लाख किसान परिवारों के औसतन 40 आत्महत्याएं हो रही हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। नई विकास परियोजनाओं के नाम से भूमि का अधिग्रहण और उस भूमि को निजी कंपनियों को सौंपने के चलते ये संकट और बढ़ गया। एक अन्य सत्र में उन्होंने मोदी सरकार की सांप्रदायिकता नीतियों और कांग्रेस की नरम हिंदुत्व की नीति पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह रणनीति संघी गिरोह के लिए खाद पानी का काम करती है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति नागरिकों की वैचारिक दृढ़ता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्क संगतता को कमजोर करती है। इसके कारण संघी गिरोह का धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को विभाजित करने का मौका मिला। भारत जन आंदोलन के विजयी भाव ने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक शासन के ढांचे में असमानता व्याप्त है। आज भाजपा कांग्रेस दोनों सत्ता के विकेंद्रीकरण के नारे को भूल चुकी है और देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। बस्तर के अंधाधुंध सैनिकीकरण का वहां के आदिवासियों पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने विस्तार से बताया और उन्होंने बस्तर में राजनीतिक संवाद के जरिए शांति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र के सत्य शोधक मंडल के रमेश ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण के दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है, जिसके कारण महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्र में हजारों स्कूल बंद करके लाखों बच्चों को शिक्षा क्षेत्र से बाहर धकेल दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए गए। वकील शालिनी गेरा ने बताया कि किस तरह नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ों का शिकार बनाया जा रहा है और जांच आयोग की रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। जन अधिवेशन में सुदेश टीकम ने अन्न निर्भर और वन निर्भर किसानों की एकता पर बल दिया, तो सरजू टेकाम ने कहा कि जब तक बस्तर में एक भी आदिवासी जिंदा है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता।
उन्होंने कहा कि बस्तर में गोली खाने के लिए माओवादी होना जरूरी है, केवल आदिवासी होना ही पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि बस्तर में गोली खाने के लिए माओवादी होना जरूरी नहीं है, केवल आदिवासी होना ही पर्याप्त है। नारायणपुर के लालसू लंगोटी, दत्तेवाड़ा के पत्रकार व एक्टिविस्ट मंगल कुजाम तथा हसदेव अरण्य के उमेश्वर ने बताया कि किस तरह ग्राम सभाओं का फर्जीकरण किया जा रहा है और जिला खनिज फंड से पुलिस कैंपों को स्थापित किया जा रहा है। कोरबा के प्रशांत झा ने SECL की भूमि हड़प नीति के खिलाफ विस्थापित ग्रामीणों की रोजगार और पुनर्वास के लिए चल रहे संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया इन संघर्षों के कारण SECL को अपनी रोजगार नीति के नियमों को बदलना पड़ा। वहां पिछले 500 दिनों से SECL की रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ भूमि विस्थापितों का धरना चल रहा है। केशव शौरी ने बताया कि नारायणपुर जिले के लौह अयस्क को हड़पने के लिए अर्धसैनिक बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आदिवासी संस्कृति, पहचान और उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। राजीव केतवास ने कहा है कि महिलाओं के मानवाधिकार को माना नहीं जाता। वनाधिकार प्राप्त राजीव केतवास ने कहा कि महिलाओं के वनाधिकार को माना नहीं जाता। वनाधिकार प्राप्त भूमि पर प्लांटेशन व तारबंदी की जा रही है, जिससे महिलाएं वहां से वनोपज नहीं ले पा रही हैं। अखिलेश एडगर ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कोड़ा गांव जिलों में हाल ही में संघ भाजपा द्वारा ईसाई आदिवासियों पर हुए हमलों पर कांग्रेस सरकार और उसके प्रशासन की निष्क्रियता के बारे में जानकारी दी। जन अधिवेशन ने ये घोषणा पत्र स्वीकार करके आम जनता की एकजुटता पर बल देते हुए रोजी रोटी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की लड़ाई के साथ ही सांप्रदायिकता के खिलाफ भी संघर्ष तेज करने का संकल्प व्यक्त किया। रायपुर से संजय पराते की ये खास रिपोर्ट। 2 एकड़ वालों को ही केवल रोजगार प्रदान किया जाएगा कोल सेक्टर में। इसमें सबसे बड़ी जो विसंगति थी कि छोटे गरीब किसान हैं वो पूर्ण रूप से इसमें मतलब मारे गए, क्योंकि एक गांव के अंदर में हम लोगों ने जब अध्ययन किया कि अगर 100 लोग हैं तो मुश्किल से 20% लोग ही उसके जो अधिकार उनको मतलब रोजगार की तमाम चीजों की सुविधाएं मिल पाएगी। 80% लोग जो है जो छोटे गरीब किसान हैं वो उससे पूर्ण रूप से वंचित हो रहे हैं। इसके खिलाफ में कोरबा के अंदर बड़ी लड़ाई चल रही है और लगातार जब साल भर संघर्ष हुआ तब कोल इंडिया को अपने पॉलिसी को बदलने के लिए भी वहाँ मजबूर होना पड़ा है और पूरा पुराने नियम के आधार पे वहाँ पे वो लोगों को जो रोजगार अन्य सुविधाएं देने का सवाल पे तैयार हुआ है। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो कोरबा के अंदर में हम सब बहुत स्पष्ट है, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। लागत बढ़ी है। लागत बढ़ने का मतलब यह है कि एक तरफ सब्सिडी कम हुई है और दूसरी तरफ जितने भी इनपुट है उनके कॉस्ट बड़े पैमाने पर बढ़ी है और बाजार में हम जो बेचने जाते हैं लागत मूल्य भी जो है हम जो लगाते हैं वो मूल्य भी नहीं मिलता। नतीजन पूरी खेती किसानी घाटे का सौदा हो रही है। अब ये जो खेती किसानी में रखा क्या है, मैं सरकार के आंकड़ों को बता रहा हूं कि जो सांख्यिकी कार्यालय है उस कार्यालय का ये आकलन है, उसका ये सर्वे है कि अब जो खेती किसानी से जो आय हो रही है, एक आदमी एक दिन में केवल 27 रुपए कमा रहा है। ये उसकी आय है, यानी मासिक आमदनी उसकी हो गई 8। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।